नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से एक सप्ताह के बाद नूतन वर्ष 2023 की शुरुआत होने जा रही है। आप सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 दिन पहले मैंने 2023 के प्रारंभिक 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च का राशिफल अपलोड किया था। बहुत से दर्शकों ने आग्रह किया है कि 2023 का वार्षिक राशिफल का वीडियो भी अपलोड करें, तो मैं आपके लिए कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल का वीडियो अपलोड कर रहा हूं। हालांकि वार्षिक राशिफल का विश्लेषण बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और छोटे से वीडियो में हर बिंदु पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा तो संभव नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास यही किया है कि ग्रहों के गोचर के आधार पर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे धन प्राप्ति और धन का संचय, नौकरी, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, शादी ब्याह, प्रॉपर्टी, वाहन आदि बिंदुओं को कवर किया जा सके और साथ ही आपको ये भी जानकारी दी जाए कि वर्ष 2023 में कौन सा कालखंड किस कार्य के लिए विशेष शुभ रहेगा और कौन सा कालखंड ऐसा होगा जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। वर्ष 2023 में 4 बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है शनिदेव का। शनिदेव 17 जनवरी को ही राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। और जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो कर्क राशि के जातकों पर शनि की ढैया की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, ढैया की शुरुआत कब होती है? जब शनि का गोचर कुंडली से चौथे या 8वें भाव में हो। अब यहाँ आप लग्न भाव से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लग्न से अष्टम में है शनि 17 जनवरी से, तो ढैया की शुरुआत हो जाएगी। देवगुरु 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे और दिसंबर लास्ट तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे 9वें भाव में, और केतु राशि परिवर्तन करके 30 अक्टूबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे। जब भी वार्षिक राशिफल का विश्लेषण किया जाता है तो उसमें उन ग्रहों पर विचार किया जाता है जो लंबे समय तक किसी एक राशि में गोचर करते हैं, जैसे शनि, गुरु, राहु और केतु। जहाँ तक सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की बात है, ये ऐसे ग्रह हैं जो लगभग हर माह राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो इनके प्रभाव को समझने के लिए हर महीने मासिक राशिफल का वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वार्षिक राशिफल के वीडियो में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल के प्रभाव को इंक्लूड नहीं करूंगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों के बल में वृद्धि होती है, दोनों एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं और यहाँ तक अगर एक दूसरे के शत्रु भी हुए तो भी शुभ फल देते हैं। तो इसी आधार पर हम 2023 की एनालिसिस करेंगे। जब भी शनि से या देवगुरु से त्रिकोण पर सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र आएंगे, तब नौकरी, व्यापार, प्रॉपर्टी, विवाह और वाहन के प्रबल योग बनेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे शनि के गोचर की। शनिदेव का गोचर कुंडली के 7वें भाव में है, मकर राशि में, और 17 जनवरी तक मकर राशि में रहेंगे। पिछले 2.5 वर्ष से शनि का गोचर मकर राशि में ही था।
कर्क राशि के जातकों की लग्न के स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा से शनि का शत्रु भाव रहता है। शनि चंद्रमा के प्रबल शत्रु हैं। तो ऐसे में शनि का गोचर आपके लिए हमेशा कष्टकारी रहता है। मैं आपको बताऊं पिछले 2.5 वर्षों में आपके साथ साथ क्या गुजरा होगा, और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं। 17 जनवरी से ढैया प्रभावी होने जा रही है। हालांकि ढैया प्रभावी तो होगी, लेकिन शनि अष्टम में है और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो उतना विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि पिछले 2.5 वर्षों में आपके जीवन पर पड़ा। तो क्या हुआ होगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर ऐसा हुआ हो। शनि क्या हैं? शनि कर्म के कारक हैं, शनि लाभ के कारक हैं। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनि। तो 10वां भाव होता है कर्म का और 11वां भाव होता है लाभ का। तो शनि चूंकि चंद्रमा के शत्रु हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादा समस्याएं आपको कार्य क्षेत्र में आई होंगी। कार्यों में बाधा, कार्यों में डिले होना, कार्य कोई शुरू करना चाहते थे शुरू ही नहीं कर पाए, और लाभ में कमी। चूँकि शनि दशम के भी कारक और लाभ के भी कारक, तो धन प्राप्ति के मार्ग में भी बाधाएं आई होंगी। शनि के प्रभाव से आपने कोई कार्य किया भी होगा, कोई गवर्नमेंट टेंडर लिया, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिया, काम भी पूरा कर दिया, लेकिन पैसा आपका फंस गया होगा, पैसा आपको नहीं मिला होगा। शनि सप्तम में गोचर कर रहे थे और सप्तम के स्वामी भी थे। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, तो दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हुआ हो, लेकिन एक अजीब तरह की दूरी बनी रही होगी। चाहे वो लव रिलेशंस हो, पति पत्नी के संबंध हो, या बिजनेस पार्टनर्स से रिलेशंस हो, एक दूरी सी बनी रही होगी। और व्यापार व्यवसाय में भी मंदी की स्थिति देखने को मिली होगी। हालांकि शुरू के 1.5 वर्षों में ज़्यादा समस्या आई होगी। पिछले 1 वर्ष से 13 अप्रैल 2021 से स्थितियों में सुधार हुआ होगा, जब देवगुरु का गोचर मीन राशि में हुआ और शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी। देवगुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ी, शनि की दृष्टि भी लग्न पर पड़ी, और शनि और गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिस भाव को प्रभावित करते हैं, उस भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होने लगते हैं। तो 13 अप्रैल के बाद से तो स्थितियों में सुधार आया होगा, लेकिन शुरू के जो 1.5 वर्ष हैं वो आपके लिए बहुत कष्टकारी रहे होंगे। लग्न भाव पर दृष्टि पड़ी। लग्न भाव पर दृष्टि पड़ने से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, विशेष करके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, पिंडलियों में दर्द। और शनि की दशम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ी, जहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, माता का विचार किया जाता है। माता के स्वास्थ्य में भी कमी आई रही होगी और पिता के स्वास्थ्य में भी कमी आई रही होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि नवम पर भी पड़ी और चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। हालांकि पिछले 1 वर्ष से माता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिला होगा और पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार मिला होगा। माता और पिता के साथ आपके संबंध भी अच्छे हुए होंगे, लेकिन शुरू के 1.5 वर्ष जो हैं वो आपके लिए बेहतर नहीं रहे होंगे। शनि के प्रभाव से, चूँकि शनि सप्तम में है, व्यापार में मंदी, आपके विवाह में देरी, पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर से विवाद और दाम्पत्य सुखों में कमी, ये सब देखने को मिला होगा। और इससे हट करके भी अगर कुछ आपके जीवन में घटित हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब आइए बात करते हैं आने वाले
2.5 वर्षों के बारे में। 17 जनवरी को जैसे ही शनि का गोचर अष्टम भाव में होगा कुंभ राशि में, कर्क राशि के जातकों के जीवन में ढैया प्रारंभ हो जाएगी। अब ढैया छठे 8वें भाव में बन रही है। 8वां भाव अपने आप में खराब भाव है। 8वां भाव दुखों का है, कष्टों का है, पीड़ाओं का है, मिजरीज का है, ग्रीवेंसेस का है, दुर्घटनाओं का है। और शनि अपने आप में रोग के कारक हैं, कष्टों के कारक हैं, दुखों के कारक हैं। अब अष्टम भाव में जब ढैया की शुरुआत होगी तो क्या होगा, मैं यहीं पर आपको रेमेडी बता दे रहा हूं, ढैया से बचने का उपाय बता दे रहा हूं। अगर आपने फॉलो कर लिया, आपने गहराई से इस बात को समझ लिया, तो ढैया का कोई असर आप पर नहीं पड़ेगा। क्या करना है, आप अपने आप को अष्टम भाव के अनुरूप ढाल लीजिए। कैसे? शनि की दृष्टि दशम भाव पर, कर्म भाव पर पड़ रही है। शनि किस चीज के कारक हैं? कंस्ट्रक्शन के, रियल एस्टेट के, प्रॉपर्टी डीलिंग के। अब अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, निर्माण संबंधी किसी भी गतिविधि से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो ढैया का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। दूसरी चीज, अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का है। अगर आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, मेटल्स, इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो भी ढैया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और शनि की दृष्टि कर्म के भाव पर भी पड़ रही है और धन के भाव पर भी पड़ रही है। तो अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अष्टम भाव और क्या है? आप इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप ऑडिटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑडिटर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डाटा एनालिस्ट हैं, डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब प्रश्न ये है कि सभी लोग तो इन क्षेत्रों से नहीं जुड़ सकते, और भी बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें आप कार्य कर रहे होंगे, तो उसकी क्या रेमेडी है? अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव रिसर्च का है। अष्टम भाव डीप नॉलेज का है, गहन ज्ञान का है। तो इन 2.5 वर्षों में अगर आपको ढैया के प्रभाव से बचना है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, व्यापार व्यवसाय कर रहे हो, विदेश सेवा में हो, विदेश से संबंधित कोई कार्य कर रहे हो, कोई भी कार्य आप कर रहे हो, उस क्षेत्र की, उस कार्य की डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। सरसरी तौर पर अगर आप किसी भी कार्य को शुरू करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि शनि अष्टम में है और ढैया आप पर चल रही है। ये विशेष बात कर्क राशि के जातकों के लिए ही मैं कह रहा हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं,
जो मैंने शनि से संबंधित क्षेत्र बताया उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे हट करके अन्य किसी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं या अन्य कोई कार्य आप शुरू करना चाहते हैं तो पहले उस कार्य के बारे में डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। गहराई से उस चीज़ को अच्छे से आप समझ लें, उस कार्य के इन्स आउट्स को समझ लें और तब आप उस कार्य को शुरू करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे, बिना किसी चीज़ को गहराई से समझे कार्य को शुरू कर दिया तो ढैया फिर आपको डुबो देगी, ये भी आपको समझना है। और इसके अलावा शनि के उपाय भी करते रहिए, उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। ये तो हुई बात ढैया की। अब आइए बात कर लेते हैं कि सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र ये कब कब शनि से त्रिकोण पर होंगे और क्या फल देंगे। कुंडली में पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, धन भाव कहा जाता है। जब कोई भी ग्रह एक दूसरे से पंचम या नवम स्थान पर होते हैं तो वो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं और त्रिकोण पर होने के कारण धन की वर्षा तो करते ही हैं, एक दूसरे के बल में वृद्धि करते हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। शनि अष्टम भाव में है, शनि से त्रिकोण पर पंचम पर है 12वां भाव, 1 2 3 4 5। शनि से पहला त्रिकोण है 12वां भाव और दूसरा त्रिकोण है चतुर्थ भाव, 6 7 8 9। जब जब सूर्य, बुध, शुक्र या मंगल का गोचर 12वें भाव में या चतुर्थ भाव में होगा तो वो शनि से त्रिकोण पर होंगे और उस स्थिति में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। सबसे पहले बात करें शुक्र की। डेट और टाइम नोट कीजिए, 2 मई से लेकर के 30 मई तक शुक्र का गोचर 12वें भाव में होगा। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, 12वें भाव के प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा देते हैं और शनि से त्रिकोण पर हैं, शनि के परम मित्र हैं, तो शुक्र के प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि होगी। अब शुक्र क्या हैं? धन के, वैभव के, ऐश्वर्य के, कंफर्ट के, लग्जरी के कारक हैं। तो इस समय विदेश से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी और भौतिक सुख सुविधा के साधन आप क्रय करेंगे। अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, इन चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा और धन आपको शुक्र ही प्रदान करेंगे। सूर्य की बात करें और बुध की बात करें तो सूर्य 15 जून से 17 जुलाई तक और बुध 24 जून से 8 जुलाई तक 12वें भाव में रहेंगे। सूर्य और बुध जब 12वें भाव में गोचर करते हैं आपको विदेश में नौकरी का प्रबल योग बनाते हैं। किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी, प्राइवेट सेक्टर में आपको प्रशासनिक पद मिल सकता है, आपको मैनेजमेंट के क्षेत्र में पद मिल सकता है, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर, इन सब क्षेत्रों में
नौकरी मिल सकती है। और इसके अलावा जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी सूर्य और बुध का ये गोचर विदेश शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने के मार्ग भी प्रशस्त होगा। इसके अलावा बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा और विदेशी व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। मंगल की बात करें तो मंगल 13 मार्च से लेकर के 10 मई तक 12वें भाव में रहेंगे। अब यहाँ पर आप गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 2 बातों का। मंगल की दृष्टि अष्टम 6ठे भाव पर पड़ रही है। जब मंगल 6ठे में गोचर करें, 6ठे पर दृष्टि डालें, भूल करके भी आप किसी को कर्ज मत दीजिएगा, आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर, तो दाम्पत्य सुखों में भी कमी देखने को मिलेगी। और मंगल की दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ेगी, 3रे भाव पर। यात्राएं करनी होंगी, आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, और ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर होगा जहां पर आप जाना नहीं चाहेंगे। तो मंगल के समय 13 मार्च से 10 मई तक आपको विशेष सावधानी भी बरतनी है और मंगल का आपको उपाय भी करना है। बात करें दूसरे त्रिकोण की, जो कि 4th भाव में बन रहा है। 4th भाव भौतिक सुखों का होता है, मानसिक शांति का होता है, फैमिली एटमॉस्फेयर का होता है, माता का, मातृभूमि का होता है। और यहाँ पर शुक्र का गोचर 30/11 से 25/12 के बीच में होगा। और यहाँ पर शुक्र आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। आप कंफर्ट और लग्जरी को बढ़ाने वाले साधन क्रय करेंगे, मानसिक शांति प्राप्ति होगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन का खरीदने का योग बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, पिकनिक के उद्देश्य से, घूमने टहलने के उद्देश्य से, मनोरंजन के उद्देश्य से, लाइफ में चेंज लाने के उद्देश्य से 30 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच आप जा सकते हैं। सूर्य और बुध की बात करें, सूर्य का गोचर 18/10 को 4th भाव में होगा और 18/10 से 17/11 तक सूर्य 4th भाव में गोचर करेंगे। बुध का गोचर 19/10 से 6/11 सूर्य और बुध की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। ये समय आपके कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति देखने का होगा, चाहे आप शासन प्रशासन में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो। और चूंकि 4th भाव जनता का होता है, राजनीति के क्षेत्र में अगर हैं तो आपके लिए सूर्य और बुध का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी में हैं, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस का क्षेत्र, या फिर आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, जिस भी क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता और लाभ के योग बनेंगे।
मंगल की बात करें तो मंगल का गोचर 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक चतुर्थ भाव में होगा। मंगल भूमि के कारक होते हैं और प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे बढ़िया योग बनेगा। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि दशम पर पड़ेगी। अब अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, आप मेडिकल सर्जरी से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, फायर रिलेटेड वर्क से जुड़े हुए हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चूंकि मंगल पंचम के स्वामी हैं, दशम के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी का योग बनेगा। चूंकि मंगल देवगुरु के मित्र हैं और देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं, तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। ध्यान दीजिएगा, मंगल से संबंधित क्षेत्रों में सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनेगा 13/3 से 10/5 तक के बीच में और 3/10 से 16/11 के बीच में मंगल से संबंधित क्षेत्रों में। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि मंगल से संबंधित क्षेत्र क्या हैं, आप इस चीज़ को जान रहे होंगे। एफर्ट्स करेंगे अगर आप, ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल होंगी और आपकी कुंडली में मंगल बलवान हुए या मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हुई, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है और देवगुरु के गोचर का कर्क राशि के जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा और चंद्रमा देवगुरु के परम मित्र हैं। देवगुरु का गोचर 21 अप्रैल तक भाग्य के भाव में है और अपनी ही राशि में है, तो देवगुरु के प्रभाव से भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। पिता का पूरा सहयोग मिलेगा और यह भी संभव है कि आपके पिता ही आपके लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा दें या आपके लिए नौकरी की तलाश में आपकी हेल्प करें, क्योंकि देवगुरु छठे भाव के भी स्वामी हैं, जहां से नौकरी का विचार किया जाता है। 21 अप्रैल तक भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। देवगुरु क्या है? ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धन, संतान, विवाह, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब किसे प्राप्त होगा? ये सब आपको प्राप्त होगा, क्योंकि लग्न भाव आप स्वयं हैं। देवगुरु की सप्तम दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ेगी। पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है और ट्रांसफ़र मनचाही जगह पर होगा, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। छोटी मोटी यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं। और देवगुरु की नवम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। एक त्रिकोण में गोचर करते हुए दूसरे त्रिकोण पर दृष्टि डालेंगे देवगुरु, और 21 अप्रैल तक का जो समय है शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ है। जो कर्क राशि के जातक हैं, जिनकी कुंडली में देवगुरु मजबूत स्थिति में है और उनके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, सरकारी नौकरी पाने का प्रबल योग बनेगा, क्योंकि देवगुरु भाग्य के भाव में गोचर करते हुए छठे भाव के स्वामी हैं और पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं। संतान की प्राप्ति हो सकती है और आपका या आपकी संतान का विवाह भी हो सकता है। ये तो रहा देवगुरु का प्रभाव 21 अप्रैल तक। अब इसके बाद
जब राशि परिवर्तन करेंगे उस पर बात करते हैं। 21 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में गोचर करेंगे कुंडली के दशम भाव में। यहाँ पर राहु पहले से ही गोचर कर रहे हैं। अब आप ये टाइम बहुत ध्यान से समझें। 21 अप्रैल से और 30 अक्टूबर पूरे 6 माह तक गुरु और राहु का गुरु चांडाल योग बनेगा। इस योग के दुष्प्रभाव से कैसे आपको बचना है, ये रेमेडी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अगर आपने ये कर लिया तो गुरु चांडाल योग का कोई भी दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। देखिए, गुरु नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव पिता का होता है। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, चतुर्थ भाव माता का होता है। नवम भाव गुरु का होता है। भूल करके भी माता पिता गुरु और वृद्ध जनों का अपमान मत कीजिएगा, क्योंकि गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान। राहु क्या है? राहु है भ्रम। आपके ज्ञान को भ्रमित कर देंगे, आपकी बुद्धि को खराब कर देंगे। और हो सकता है भूले से ही अगर आपने माता पिता गुरु या वृद्ध जनों का अपमान कर दिया, क्योंकि राहु ऐसा कराएंगे। राहु की ये टेंडेंसी होती है, राहु की ये प्रकृति होती है, कष्ट देना, परेशानी उत्पन्न करना, ये राहु के स्वभाव में होता है। तो भूल करके भी माता पिता गुरु वृद्ध जनों का अपमान मत कीजिएगा। सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इसके अलावा गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर स्नान करें। मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। गुरुवार को पीले रंग का वस्त्र धारण करें। और वो कन्याएं जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, वो गुरुवार का व्रत रखें। एक गमले में केले का वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें। जहां तक राहु की बात है, मोर पंख ला करके घर में रखें, मेन डोर पे लगा दें। बेडरूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, तकिए के नीचे, कार्यस्थल पर, हर जगह मोर पंख लगाएं। सुरमे की डिबिया, सुरमा, काजल नहीं, सुरमा जो आंखों में लगाया जाता है, सुरमे की एक डिबिया हमेशा अपने पर्स में रखें या हमेशा अपनी जेब में रखें। तो आपको राहु से, अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे आप। जब आपने ये उपाय कर लिया तो राहु और गुरु का जो गोचर है वो कर्म भाव में है। और राहु विस्तार है, राहु एक्सपेंशन है, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। गुरु आपका ज्ञान है, आपका विवेक है। गुरु भी विस्तार को शो करते हैं। जब गुरु और राहु दोनों आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आप जितना अधिक विस्तार करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। आप ये करके देखिएगा और आपको बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट इसका मिलेगा। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि जब जब सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल देवगुरु से त्रिकोण पर होंगे, अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। अब आप देखिए, देवगुरु का गोचर दशम भाव में है और दशम भाव से जो त्रिकोण का भाव है वो है धन का भाव और छठा भाव। देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हुआ पहला त्रिकोण। 6, 7, 8 और 9, ये हुआ दूसरा त्रिकोण।
तो जब जब सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल धन के भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे या फिर धनु राशि में गोचर करेंगे, अत्यंत शुभ योग बनेगा। पहले बात करें शुक्र की। शुक्र का गोचर 7 जुलाई से 7 अगस्त तक धन के भाव में होगा। शुक्र देवगुरु से त्रिकोण पर होंगे। अब यहाँ देखिए, शुक्र लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं तो महाधनी योग बना रहे हैं। दूसरा, देवगुरु से त्रिकोण पर हैं तो धन का योग बन रहा है। 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में प्रचुर मात्रा में धन की भी प्राप्ति होगी और धन का भी संचय होगा। शुक्र से संबंधित क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कला के क्षेत्रों से संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, लेखन, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, मॉडलिंग, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल्स, और चूंकि विदेश भाव के स्वामी बुध हैं जो शुक्र के मित्र हैं, तो विदेश से भी आपको धन मिलेगा, विदेशी व्यापार में भी उन्नति होगी। और शुक्र चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, तो इस समय आप भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी घर में लाएंगे। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, घर का विस्तार करा सकते हैं, घर को सजाने वाले साधन आप घर में लाएंगे। महिला हैं तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब पर धन खर्च होगा। गोल्ड में आप निवेश करेंगे। परिवार की भी वृद्धि होगी, या तो परिवार के किसी सदस्य का विवाह होगा या फिर संतान की प्राप्ति होगी। सूर्य और बुध की बात करें तो बुध का गोचर 25 जुलाई से और 1 अक्टूबर, सबसे लंबा जो टाइम पीरियड है वो बुध का है। धन के भाव में देवगुरु के त्रिकोण पर होंगे। बुध विदेश भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर आपको विदेशी व्यापार से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। गुरु छठे भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि बुध पर पड़ेगी। विदेशी कंपनी में आपको नौकरी मिल सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी, प्राइवेट सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है किसी विदेशी कंपनी में। और धन की प्राप्ति तो होनी ही होनी है, धन का संचय भी होगा, व्यापार में भी वृद्धि होगी। सूर्य की बात करें तो 17/8 से और 17/9 सूर्य का गोचर होगा धन के भाव में। अब यहाँ पर जब सूर्य और बुध का बुधादित्य ये राजयोग बनेगा, तो बुधादित्य राजयोग कुंडली के किसी भी भाव में बन जाए, सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। सरकारी नौकरी मिलने का योग बनेगा। मंगल की बात करें तो मंगल 1 जुलाई से 18 अगस्त तक धन के भाव में गोचर करेंगे। मंगल भूमि के कारक होते हैं। यहाँ पर आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदवा देंगे, भूमि का लाभ मिलेगा, प्लाट का लाभ मिलेगा। और एक विशेष सावधानी भी आपको बरतनी होगी। मंगल पंचम के स्वामी होकर के अष्टम पर दृष्टि डालेंगे। पहली बात, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। और दूसरी बात, संतान की तरफ से भी आपको सावधानी बरतनी होगी। गर्भवती माताओं को विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। और मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर। तो 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी है और
वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी है। जहाँ तक दूसरे त्रिकोण की बात है, धनु राशि में शुक्र और मंगल का तो गोचर नहीं होगा, लेकिन बुध और सूर्य का गोचर होगा। 27/11 से लेकर के और 28/12 तक बुध का गोचर होगा छठे भाव में, और 16/12 के बाद सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। छठे भाव में बुध और सूर्य का गोचर सरकारी नौकरी की तरफ आपके कदमों को आगे ले जाएगा। आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है। इंश्योरेंस के क्षेत्र में, शेयर मार्केट के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपको जॉब मिल सकती है। और सूर्य जब आ जाएंगे तो शासन प्रशासन के क्षेत्र में, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में आपको सरकारी नौकरी मिलने का प्रबल योग बनेगा। यहाँ पर बुध की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको विदेशी कंपनी में भी नौकरी मिल सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, और विदेशी व्यापार में भी आपको लाभ होगा। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए 2023 बहुत ही बड़ा सुखद परिवर्तन लेकर के आ रहा है। लेकिन जो जो सावधानियां मैंने आपको बताई हैं वो ज़रूर कीजिएगा, वो उपाय ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है उसका भी उपाय कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र,
चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।